थोड़ा बहुत लास्ट टाइम की तरह। उधर भी लॉग इन कर लूँ। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं बन रहा? आवाज़ लैग कर रही हो या शोर आ रहा हो बैक एंड पे? एनीवन? ओके जी। हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस किया था। हम अभी तक अपने हैकिंग के फेजेस के अंदर कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी तक हम पहुँचे हैं जी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी हमने। उसके बाद स्टार्ट किया नेटवर्क स्कैनिंग, और नेटवर्क स्कैनिंग के बाद हमें आज इनैमोरेशन स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट आपका होगा सिस्टम प्लस वेबसाइट्स हैकिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप्स की हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी सीखी थी। नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हमारे पास जो स्कैनिंग मॉड्यूल्स और टूल्स थे हमने वो इंस्टॉल किए, यूज़ किए। आज हमारा इनैमोरेशन का टॉपिक है, तो उस लिहाज से लेट्स गो फॉर दैट। आपका ना एक क्विज भी होगा अभी इसी वीक के अंदर, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। हमारे पास जो होता है इनैमोरेशन बेसिकली है क्या? हमने पहले मॉड्यूल के अंदर देखा कि हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस के ऊपर काफ़ी कुछ किया था, ठीक है? जिसके अंदर हमने
डिफरेंट टूल्स भी देखे, विंडोज़ के भी और लिनक्स के भी। इसके साथ साथ हमने बाद में नेटवर्क स्कैनिंग की, जिसके अंदर हमने nmap और उसे कंप्लीट किया। इसके साथ साथ मल्टीको जैसे टूल्स भी किए हमने, और जितने हमारे पास विंडोज़ के ch के टूल्स थे हमने वो भी यूज़ किए। नेक्स्ट हमारे पास है इनामोरेशन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमारे पास एक्टिवली पैसिवली उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, उनका आता पता, जो डिटेल हमें पब्लिकली अवेलेबल मिलती है वो हम गैदर करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशंस और सर्वर्स के जो पोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर चलने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं हम उनके बारे में जानते हैं, और उनके वर्जन्स हम फाइंड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स फाइंड करते हैं, और उसके नेटवर्क के अंदर मौजूद कितने होस्ट एक्टिव हैं, कितने लाइव हैं, कितने डेड हैं, उसकी रेंज के अंदर कितने सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एंग्री आईपी स्कैनर भी यूज़ किया था, जिसमें हमें बाकायदा हम एक रेंज देते हैं जिसके अंदर बाकायदा हमें वो टोटल दिखाता है कि उस रेंज के अंदर कितने सिस्टम्स ओपन हैं, उनके यूज़र नेम्स क्या हैं, उनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन से वर्जन्स हैं उनके, एवरीथिंग अबाउट दैट। तो नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप इनामोरेशन का। जब भी आप किसी सिस्टम को हैक कर रहे हैं, किसी वेब एप्लीकेशन को हैक कर रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ को अटैक कर रहे हैं, तो आपको उनके जितने भी पोर्ट्स हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। पहला, हम उसके आईपी एड्रेस को लेके स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हमें वहाँ पे कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने क्लोज हैं, ये फाइंड करना होता है। अब पोर्ट्स क्या हैं? पोर्ट्स बेसिकली लॉजिकल गेट्स हैं। लॉजिकल गेट्स इस तरह से कि हर सर्विस के लिए एक गेट बना दिया गया है। लाइक आपके घरों में, हमारे घर में मुख्तलिफ दरवाजे हैं। एक हर कमरे का दरवाज़ा है, इसी तरह से हॉल का दरवाज़ा है, बाहर गेट है, किचन का दरवाज़ा है। इसी तरह से जब भी हमें उस कमरे में इंटर होना होता है या हमें उससे बाहर जाना होता है तो बाकायदा हम उस दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमने घर में इंटर होना होता है तो हम उस गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसी तरह से डिवाइसेस के भी कुछ गेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल गेट्स, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। PORTS, पोर्ट्स। अब हर पोर्ट एक मखसूस दरवाजे की तरह काम करता है, जिसके ऊपर एक मखसूस सर्विस काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई फाइल चाहिए तो बाकायदा उस फाइल के लिए उस पीसी के ऊपर एक दरवाज़ा है जिसे FTP पोर्ट कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक दरवाज़ा है, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक दरवाज़ा है, SSH का। ठीक है, तो हर एक सर्विस के लिए एक मखसूस जो है वो एक दरवाज़ा बना दिया गया, एक पोर्ट क्रिएट कर दिया गया, और हर पोर्ट को एक सर्विस दे दी गई कि भाई अगर आपसे कोई भी कम्युनिकेट करता है, किसी भी किस्म का कोई भी सिस्टम आपके साथ कम्युनिकेट करता है, तो आपने इस दरवाजे से कम्युनिकेशन करनी है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे दस्तक देनी है, और वहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी, या आपको ईमेल मिल जाएगी, या आपको वहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा। राइट, दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अंजर मौजूद हैं, अब्दुल्ला करीम मौजूद हैं। अब्दुल करीम को मुझे कोई ईमेल सेंड करनी है तो मैं अपने सिस्टम से इन्हें ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब जो वो ईमेल जाएगी वो अब्दुल करीम के वो SMTP पोर्ट के ऊपर जाके दस्तक देगी। ठीक है, कि भाई फला सेंडर ने ईमेल सेंड की है तो आप रिसीव कर लें। अब्दुल करीम का जो SMTP पोर्ट है वो ओपन होगा और ईमेल जो है उसे रिसीव हो जाएगी। इसी तरह से अंजर है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल इन्हें ट्रांसफ़र करनी है, या इनकी डिवाइस से मुझे अपनी डिवाइस के अंदर वो फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो मैं अंजर के सिस्टम को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई फला पोर्ट नंबर के ऊपर
मैं फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए FTP का प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मैं वो रिक्वेस्ट इनके उस पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे एक फाइल चाहिए या मैं एक फाइल लेके आया हूँ आपके पास, तो अंजर की डिवाइस बकायदा उस पोर्ट को ओपन करेगी, करने के बाद उस फाइल को रिसीव करेगी या ट्रांसमिट करेगी, करने के बाद हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये होते हैं लॉजिकल पोर्ट्स। जब भी हैकर्स हों या सॉक एनालिस्ट हों, क्या करते हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका मेजर कंसर्न इन पोर्ट्स को लेके रहता है। हैकर्स इन पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि उन जिस डिवाइस को भी टारगेट कर रहे हैं उस टारगेट के ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन हैं और कितने क्लोज हैं। अगर तो कोई पोर्ट ओपन मिल जाता है तो वो देखते हैं कि भाई ये पोर्ट किस काम के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट उनका होता है कि ये पोर्ट जिस काम के लिए यूज हो रहा है, क्या इसके ऊपर कोई पासवर्ड ऑथेंटिफिकेशन लगी है नहीं लगी, कोई ये वेरीफाई कर रहा है यूजर को नहीं कर रहा, क्या ये इजीली मुझे एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर वहां पे किसी किस्म का पासवर्ड लगा है तो उसे ब्रूट फोर्स कैसे करना है। और फिर देखेंगे कि इन पोर्ट्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हैकर्स इन्हीं पोर्ट्स को, इन्हीं लॉजिकल गेट्स को यूज करके डिवाइसेस की एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। और सॉक एनालिस्ट या हमारे पास साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव साइड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, इनके ऊपर बकायदा मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं हर वक्त कि किस पोर्ट के ऊपर क्या रिक्वेस्ट आ रही है और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है। और कोई पोर्ट बिना ऑथेंटिफिकेशन या बिना पासवर्ड या बिना किसी मिसकॉन्फ़िगरेशन के छूट तो नहीं गया, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स तो नहीं छूट गया किसी के। तो उस लिहाज से हमारे पास इनैमोरेशन का मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने जो अपने माजी में की हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग थी, जितनी भी नेटवर्क स्कैनिंग थी, उन नेटवर्क स्कैनिंग्स को लेके हम बकायदा हमें मिलने वाली जो भी पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है, हम उन पोर्ट्स के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई हम उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, उन पोर्ट्स के साथ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर चलने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें इनैमोरेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनैमोरेशन, जहाँ पे हैकर्स उन्हीं फाइंडिंग्स को, उन्हीं पोर्ट्स के साथ कोई कनेक्शन बना के जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आए तो हमारे पास काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जिनके साथ हमने जो है वो काम करना है। और यहाँ पे है जी, इट इन्वॉल्व्स अटैकर क्रिएटिंग एक्टिव कनेक्शन विद द टारगेट सिस्टम एंड परफॉर्म डायरेक्ट क्यूरीज टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। और ये सारा का सारा पोर्ट्स के साथ होता है। हम इनामोरेशन के साथ क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, आपको यूज़र नेम्स मिल सकते हैं, आपको नेटवर्क शेयर्स मिल सकते हैं, राउटिंग टेबल्स मिल सकते हैं, ऑडिट और सर्वर सेटिंग्स मिल सकती हैं, आपको SNMP मिल सकते हैं, इसके बारे में मशीन नेम्स, यूज़र ग्रुप्स, एप्लीकेशन बैनर्स, ये सारा कुछ। इवन आपको ईमेल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज़र नेम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ब्रूट फोर्सिंग के लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरीज मिल सकती हैं, काफ़ी कुछ हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है और इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये हमारे पास मैंने लैब क्रिएट कर रखी है, मेरे पास मेटास्प्लाइटेबल 2 है जो कि आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने अपनी मशीन्स को कॉन्फ़िगर करना है और अपनी लैब्स क्रिएट करनी है। मैंने आपको एक लिंक भी सेंड किया था उस लिहाज से। तो मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन आपको ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल।
इसे आप डाउनलोड करेंगे अपने वर्चुअल बॉक्स में या VMware में, आप इसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आपके पास ISO फाइल ही आएगी, जिस तरह से हमारे पास लिनक्स की आती है या विंडोज़ की आती है। करने के बाद आपने इसे नेटवर्क के ऊपर रख के इसे कॉन्फ़िगर कर लेना है। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने MSF एडमिन और MSF एडमिन के साथ लॉगिन करना है। दोनों ही MSF एडमिन ही हैं। MSF एडमिन और पासवर्ड भी इसका MSF एडमिन ही है। करने के बाद आप लॉगिन हो जाते हैं यहाँ पे एज अ एडमिन, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका IP एड्रेस देखना है, तो इफ कॉन्फिग की कमांड के साथ आप इसका IP एड्रेस फाइंड करते हैं। करने के बाद आपके पास ये IP एड्रेस आ गया इसका। दूसरी आपके पास वर्चुअल मशीन है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी इसके IP एड्रेस के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और इसके ऊपर हम इनामोरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं जो कि एक्टिव हो यहाँ पे। हमने Nmap के साथ सिंपल स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस स्कैन के अंदर क्या होता है, सिंपल आपके पहले 1000 पोर्ट्स जो हैं वो स्कैन होते हैं। ठीक है, और इवन अगर आपको फर्दर स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, लाइक मुझे चाहिए सर्विस वर्जन्स भी चाहिए, यानी उस जो भी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो सर्विसेज चल रही है उनके सर्विस वर्जन क्या है। लाइक अपाचे का कौन सा वर्जन चल रहा है, अगर HTTP है तो उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, HTTPS है तो उसका कौन सा वर्जन है, अगर FTP का कोई प्रोटोकॉल चल रहा है तो उसका कौन सा वर्जन है। और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है हमारे लिए वर्जन फाइंड करना। क्यों? क्योंकि सम टाइम काफ़ी सारे सर्वर्स, काफ़ी सारे डिवाइसेस के ऊपर आउटडेटेड सर्वर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, जिनके ऊपर हमें मेजर एक्सप्लॉइट्स भी मिल जाते हैं और हम बाकायदा वहाँ पे पेलोड्स भी हमें मिल जाते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से, या हमें गूगल हैकिंग डेटाबेस से या बाकी हैकिंग डेटाबेसेस से बाकायदा हमें उनके एक्सप्लॉइट्स और पेलोड भी मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए हम इजीली उसका फ़ायदा उठा के उस डिवाइस की एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल स्कैन के लिए आपके पास ये, अगर आप TCP स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ST का फ्लैग, अगर आप UDP के लिए स्कैन कर रहे हैं तो आपके पास S फॉर स्कैन, U फॉर UDP, जितने भी UDP पोर्ट्स होंगे उनके लिए स्कैन। अगर आप सारे के सारे पोर्ट स्कैन करना चाह रहे हैं तो तब आपके पास एक ये फ्लैग भी आता है और एक ये फ्लैग भी आता है। ठीक है, तो ये टोटली जितने भी 65,500 पोर्ट्स हैं यार सारे स्कैन करेगा। आप सिंपल स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि लाइक मुझे पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 22 फाइंड करना है कि ये ओपन है ये क्लोज है, तो उस लिहाज से भी आप ये स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर सर्विस वर्जन फाइंड करना है, यानी जितने पोर्ट्स हैं उनके ऊपर चलने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं आपको उनके बारे में सर्च करना है, तो सर्विस वर्जन का स्कैन। इसी तरह से आपको साथ साथ स्कैन करना है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपके पास कैपिटल O के साथ फ्लैग होता है। आपको बताएगा कि जो आपका टारगेट है वो विंडोज़ है, ये लिनक्स है, ये यूबंटू है, उसका कौन सा वर्जन है, और ये आपको इंफॉर्मेशन -O के साथ मिलेगी। इसी तरह से अगर आपको फाइंड करना है, यानी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर नहीं याद तो मैं फिर अगेन कर दूं कि Nmap के पास एक खुद का स्क्रिप्ट इंजन भी है जिसे हम Nmap स्क्रिप्ट इंजन कहते हैं। और ये स्क्रिप्ट इंजन बाकायदा जब आप फाइल सिस्टम में मूव करते हैं, मूव करने के बाद आपको जाना है यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर, यूज़र से आप जाते हैं शेयर की डायरेक्टरी के अंदर, और शेयर के अंदर आपके पास यहाँ पे वो सारे टूल्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे पैकेजेस मौजूद हैं, वो सारे के सारे
फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं CMD के ऊपर, यानी टर्मिनल के ऊपर, और इवन जो एप्लीकेशंस यहाँ पे भी इंस्टॉल है उनका सारा का सारा सेटअप आपको यहाँ मिल जाता है। तो लिनक्स को हमने पहली दफ़ा भी जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने आपको बताया था इट्स ओपन सोर्स। आप इजीली यहाँ पे मौजूद जितने भी टूल्स हैं उनके कोड्स भी गेन कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें बकायदा आप एडिट करके खुद के टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर मैं nmap की तरफ चलूँ तो यहाँ पे n वाली डायरेक्टरी के अंदर ये आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ nmap, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज आ रही हैं, मुझे सर्च करना है फोल्डर के लिए, तो शेयर के अंदर अगेन DEF ये बड़ा nmap का ये फोल्डर है, इसे मैं ओपन करता हूँ तो बकायदा यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का फोल्डर है। अच्छा, nmap की सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात ये है कि एक तो आप बेसिक स्कैन लेके चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सर्विस वर्जन फाइंड करके देता है, ओपन TCP पोर्ट्स, UDP पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसके सिंपल फ्लैग्स हैं, जो मेजर टास्क है इसका ये परफॉर्म करके देता है, ठीक है। दूसरी सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि बकायदा इसके अंदर हमें काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। अब ये स्क्रिप्ट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल से, लाइक आपको कोई सर्विस वर्जन मिलता है और उस सर्विस वर्जन का कोई एक्सप्लॉइट मिल जाता है आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस से या ओवर द इंटरनेट, तो आप उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे बकायदा लिख सकते हैं, ठीक है। ns.nsc फाइल के नाम से आप उसे यहाँ पे रख सकते हैं, उससे आप उस टारगेट को स्कैन करके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या एक्सेस गेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो 606 फाइल्स हैं, यानी 606 स्क्रिप्ट्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 606 स्क्रिप्ट्स हैं और ये मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं मल्टीपल फंक्शंस के लिए। यहाँ पे आपको हर सर्विस के लिए एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा, लाइक बिटकॉइन है, बैनर ग्रैबिंग है आपके पास, SSH के लिए है, FTP के लिए है, SMTP के लिए है, SNMP के लिए है, DNS के लिए है, फायरवॉल्स के लिए है, ठीक है, HTTP, HTTPS, हर तरह का आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएगा। इवन मैंने आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस जब करवाई थी तो उसमें हमने CVE नंबर्स देखे थे। CVE नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास CVE कार्ड, कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सप्लोजर, एक ऐसी वर्नेबिलिटी जो फर्स्ट टाइम किसी सर्वर के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर अगर डिस्कवर हुई है तो वो जब भी रिपोर्ट होती है बकायदा उसे जो है वो एक आइडेंटिटी दे दी जाती है, एक नंबर दे दिया जाता है जिससे वो डिफाइन होती है। आपके जितने भी सिस्टम्स हैं और जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, जब आप उन्हें स्कैन कर रहे होते हैं वर्नेबिलिटी के लिए, तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो बकायदा CVE नंबर्स के साथ वो स्कैन परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं कि भाई ये फ्ला एयर के अंदर फाइंड होने वाली वर्नेबिलिटी इस सिस्टम में मौजूद है, और उस वर्नेबिलिटी का एक्सप्लॉइट भी आपको मिल जाता है, पेलोड भी मिल जाता है, यानी हमारे लिए और भी इजी हो जाता है उस सर्विस को इनामोरेट करना, उसे हैक करना, उसका फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पे किसी सिस्टम के ऊपर CVE नंबर्स के साथ भी आप स्कैन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि ये वर्नेबिलिटी उस सिस्टम में मौजूद है या नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के लिए भी हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं V की लाइन में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे लिखा है वर्न्स। ये एक ऐसा जो है वो स्क्रिप्ट है जो वर्नेबिलिटीज को स्कैन करता है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई स्क्रिप्ट यूज करना है, एक तो आपको पाथ पता होना चाहिए nmap का, यूजर, शेयर, nmap और फिर स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे आपके सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हैं। और दूसरा
आपको अगर इन्हें यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? लाइक मैं चाहता हूँ यही मेरा आईपी एड्रेस है और मैं स्क्रिप्ट यूज करके इसके अंदर मौजूद जितनी भी वर्नेबिलिटीज हैं वो फाइंड करूँ। तो आप लिखते हैं स्क्रिप्ट इक्वल्स टू वर्नेबिलिटीज के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसे वर्न कहते हैं, तो मैं इसे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो जब भी आपको स्क्रिप्ट को यूज करना है तो आप बकायदा यहाँ पे स्क्रिप्ट इक्वल्स टू लिख के आगे वर्न लिख देते हैं। या ये वर्नेबिलिटी क्या है, एसएमटीपी के लिए करना है या कोई और सर्विस कोई भी वहाँ पे मौजूद आपको एक्सप्लॉइट यूज करना है, स्कैनर यूज करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसका नाम देना है। ठीक है, और वो कहाँ पे पड़े हैं स्क्रिप्ट सारे के सारे मैंने आपको बता दिया, nmap के स्क्रिप्ट इंजन के अंदर, जहाँ पे हम पहले यूज़र में जाते, फाइल सिस्टम में, फिर यूज़र में, फिर शेयर में, और फिर स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी में जितने भी nmap के स्क्रिप्ट्स पड़े हैं वो, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे वर्नेबिलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, nmap का आपको बकायदा आउटपुट भी चाहिए तो डैश स्मॉल ओ के साथ आप इसकी आउटपुट भी सेव करवा सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे रमज़ान.txt की फाइल के अंदर ये आउटपुट जितनी भी है सेव हो जाए, तो बाकायदा ये आउटपुट भी सेव हो जाएगी। तो पहला रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, लाइक आपको nmap को अगर ज़्यादा इंटेंसिव स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकायदा आपको इसके लिए सुपर यूज़र प्रिविलेजेस भी चाहिए। तो sudo का यूज़ करूँगा मैं, स्कैनिंग परफॉर्म होने लग जाएगी। अब देखेंगे हम कि जब ये स्कैन परफॉर्म हो जाता है, जो हमें वहाँ ओपन पोर्ट्स मिलते हैं, हम उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनका यूज़ करके हम मशीन की कैसे एक्सेस गेन कर सकते हैं, या उसमें उसकी उस पर चलने वाली कोई अगर सर्विस चल रही है तो हम बाकायदा उस सर्विस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कंप्लीट हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम सिंपल स्कैन परफॉर्म करते हैं विदाउट वर्बोसिटी, यानी यहाँ पे एक फ्लैग डैश वी का अगर मैं यूज़ कर लेता तो वो वर्बोसिटी का होता, बाकायदा मुझे शो भी कर रहा होता कि ये कितने % हो गया, साथ साथ मुझे बता रहा होता कि इसने स्कैनिंग के अंदर कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है या कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो गया है, तो स्टक नहीं हुआ, ये बैकएंड के ऊपर काम कर रहा है। जब भी हम इंटर करते हैं तो हमें प्रोग्रेस दिखाता है कि कितने % हो गया, लेकिन जब हम वर्बोसिटी का फ्लैग यूज़ करते हैं तो बाकायदा हमें शो कर रहा होता है कि ये क्या क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। ग्रुप में देखो क्या सेंड किया है।
हाँ, यहाँ पे Nmap के अंदर एक ऐसा स्कैन भी है जिसके ज़रिए हम बाकायदा अपनी ट्रैफिक को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ मीन्स कि सम टाइम क्या होता है कि काफ़ी सारी जो सिस्टम्स हैं या सर्वर्स हैं वो बाकायदा डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई बंदा Nmap के साथ स्कैन कर रहा है या पिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बाकायदा काफ़ी सारे लॉग्स जो है वो काफ़ी सारी ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है टारगेट सिस्टम पे, तो हमारी एक्टिविटी वहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है। तो हम अपने जो पैकेट्स का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। Nmap से जनरेट होने वाली जो ट्रैफिक है उसे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और जितना भी पैकेट का साइज़ है वो भी हम छोटा करने लग जाते हैं। तो उस लिहाज से हमारे पास डैश एफ का फ्लैग जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक तरफ ये हो जाता है, ये अभी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग पूरी करेगा तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा। मैं एक तरफ सिंपल स्कैन परफॉर्म कर लूँ सो दैट हम इनैमोरेशन वाला टॉपिक तो क्लियर करें अपना। अच्छा, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पोर्ट्स जो है वो मिले हैं। एक पोर्ट हमारे पास FTP का है, इसी तरह से हमारे पास SSH का है, हमारे पास टेलनेट है, SMTP है, डोमेन है, STTP है और नेट बायोस के कुछ हमारे पास जो है वो पोर्ट्स हैं। शेल का है, लॉगिन पेज का है, लॉगिन का है, ठीक है। कुछ FTP प्रॉक्सीज वगैरह, MySQL, ये सारे के सारे काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे जो हम एक पोर्ट है 139 और 445, ये होते हैं नेट बायोस या SMB सर्विस के पोर्ट। SMB सर्विस मींस मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल के ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होते हैं 139 और 445। ये मेजर सर्विस क्या होती है कि इनका काम क्या है कि किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जिनके अंदर जिसके पास मल्टीपल जो है वो क्लाइंट्स है और उन क्लाइंट्स, वो सारे के सारे क्लाइंट्स एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं और दरमियान में एक प्रिंटर आ जाता है, ठीक है, और एक स्कैनर है या कहीं पे एक ड्राइव रखी हुई है जिसके ऊपर सारा डाटा मौजूद है। तो ये सारा कुछ जो है वो इस सर्वर के साथ, इस सर्वर के ऊपर मौजूद होता है। यानी इन सभी चीज़ों की एक्सेस, चाहे वो कोई डिवाइस है, कोई नेटवर्क सर्विस है या कोई हार्ड ड्राइव है जिसके ऊपर सारा डाटा जो है वो अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे रिसोर्सेज किसी एक सर्वर के ऊपर पड़े हैं, ठीक है।
तो सीन ये होता है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं इन्हें कोई भी चीज़ चाहिए, लाइक किसी इंडस्ट्री के अंदर 50 सिस्टम्स हैं या 50 यूज़र्स हैं, उन्हें ये स्कैनर यूज़ करना है, तो स्कैनर सिर्फ एक है, ठीक है, और सिस्टम्स 50 हैं। तो क्या सीन होगा कि बाकायदा ये वाली डिवाइस ये पहले सर्वर को करेगी रिक्वेस्ट कि भाई मुझे यूज़ करना है स्कैनर, ठीक है, और इसके बाद ये सर्वर जो है इसे देखिएगा कि स्कैनर अवेलेबल है या नहीं है, और फिर इसे वापस में उसकी एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई हार्ड ड्राइव शेयर कर रखी है इसने, या कोई प्रिंटर है, कोई किसी किस्म का स्कैनर है, या कोई भी डाटा है, फोल्डर्स हो सकती है, फाइल्स हो सकती है, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी फर्म के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर वो सारे रिसोर्सेस एक सर्वर के थ्रू बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं, तो वो कौन सी सर्विस के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं? SMB सर्विस, जिसे मैसेज सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल कहते हैं, सिंपल मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि ये नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, सर्विसेज को शेयर करने के लिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्लाइंट टू सर्वर एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये प्रोटोकॉल हमारा क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहलाता है, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहलाता है, कि जो भी रिक्वेस्ट किसी डिवाइस ने करनी है तो वह पहले रिक्वेस्ट करेगी और फिर इन रिस्पॉन्स उसे वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ और मैंने पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, और मेरे पास सिर्फ एक फोल्डर है जो कि मैंने अपने सारे जितने भी वहाँ पे काम करने वाले कुलीग्स हैं उनके साथ शेयर करना है। तो मैं SMB का यूज़ करके मैं उन सभी के साथ वो शेयर कर सकता हूँ, और वो सारे के सारे मेरे क्लाइंट कहलाएंगे, और मैं शेयर कर रहा हूँ तो मैं उनका सर्वर कहलाऊँगा। मैंने जब सभी को शेयर कर दिया, सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, तब भी वो हमेशा पहले मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे ये फोल्डर या फाइल एक्सेस करनी है, और इन रिस्पॉन्स मैं उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास SMB, सिंपल मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल का काम। अब यहाँ पे हमने स्कैन किया, करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये दो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होते हैं SMB के, नेटबायोस और माइक्रोसॉफ्ट DS। अब मुझे इन्हें यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? हमारे पास एक टूल होता है लिनक्स के अंदर, हम बाकायदा विंडोज़ के भी काफ़ी सारे टूल्स देखेंगे, एनामोरेशन फॉर लिनक्स। आप एनाम लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, फॉर लिखने के बाद आप लिनक्स लिखते हैं, और उसके बाद आप IP एड्रेस दे देते हैं अपने टारगेट का। अब ये एनामोरेशन फॉर लिनक्स वाला टूल जो है ये हर जगह पे यूज़ हो सकता है। आप इसे विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूनिक्स के लिए कर सकते हैं, लिनक्स के लिए कर सकते हैं। ये करेगा क्या? आप सिर्फ इसे IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ये आपको उस सिस्टम के यूज़र नेम्स फाइंड करके देगा कि उस सिस्टम पे कितने यूज़र्स हैं, उनके नाम क्या हैं। इवन अगर आप वहाँ पे SMB सर्विस के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज वो शेयर कर रहा है अपने नेटवर्क के साथ। यानी अगर किसी डिवाइस को या सर्वर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो बाकी डिवाइसेस के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहा है एज अ सर्वर, तो हमें वो भी शो करेगा। इवन आपको पासवर्ड पॉलिसीज तक शो करेगा कि वहाँ पे जो एडमिन है, जो यूज़र है, उसके लिए कौन कौन सी पासवर्ड पॉलिसीज हैं सेट कर रखी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें पूरी जानकारी देगा, मशीन का नेम, हर एक चीज़, काफ़ी सारी हमें ये इनामोरेशन करके देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने उन पोर्ट्स के लिए इनामोरेशन करनी है। जब भी आपको लगे कि वहाँ पे SMB पोर्ट्स ओपन है,
तो आपको इनामोरेशन फॉर लिनक्स को ओपन करना है और टारगेट का आईपी एड्रेस दे देना है, तो ये इनामोरेशन अपनी स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और उसके बाद हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। मुझे लगता है मेरी मशीन ऑफ हो गई है, लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पे nmap का स्कैन हो चुका है। हमने पिछले स्कैन के अंदर हम बकायदा हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई FTP पोर्ट अवेलेबल है और इसका वर्जन कौन सा है। इसने वर्जन बताने के बाद इसने बताया कि भाई इस वर्जन के ऊपर 2011 में एक वर्नेबिलिटी फाइंड हुई थी और इतने दिन हो गए, तो बकायदा इसके ऊपर मौजूद है वर्नेबिलिटी। इसने बकायदा फिर बताया कि FTP का पोर्ट अवेलेबल है जिसके ऊपर आप इजीली बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बकायदा एक्सप्लॉइट भी पड़ा है, और कहाँ पे पड़ा है हमें वो भी बताया इसने, साथ रेफरेंसेस भी बताए कि भाई यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि इसके एक्सप्लॉइट्स कौन कौन से पड़े हैं। इसकी मशीन की एक्सेस गेन करनी है तो हमारे पास यहाँ पे बकायदा हथियार भी पड़े हैं। इसी तरह से SSH है, तो इसने बकायदा हमें बताया कि उसका वर्जन कौन सा है और उसकी टाइप कौन सी है, और यहाँ पे भी हमें इसने काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज निकाल के दी हैं। अब ये जो मेटास्प्लॉय टेबल है ना, ये बकायदा हमारे पास मेटास्प्लॉय टेबल 2 होगी, मेटास्प्लॉय टेबल 3 होगी, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए मशीन्स हैं और वर्नेबल मशीन्स हैं। कीप इन माइंड, जब भी इन्हें आप यूज़ करेंगे तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, कहीं अपनी डिवाइस के ऊपर एज इट इज़ इसे रन नहीं करना, किसी हाल में भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वर्नेबिलिटीज विद डेट, CV नंबर, रेफरेंसेस विद एक्सप्लॉइट, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करके देता है। और अगर मैं नीचे चलूँ तो इसने मुझे कुछ डायरेक्टरीज भी निकाल के दी हैं, यानी इसने एज अ स्पाइडर यूज़ किया है जहाँ पे इसने काफ़ी सारी डायरेक्टरीज भी निकाल के दी हैं। अगर मैं किसी एक डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो ये मुझे वहाँ पे मूव करेगा उसके पेज के ऊपर। मुझे यहाँ पे इसने उसी IP एड्रेस के ऊपर मौजूद किसी वेबसाइट का जो है वो IP एड्रेस भी मुझे दिया है। लेट्स सी, मेरी वहाँ पे मशीन रन हो चुकी है। अगेन मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ। आपको अगेन से देख लेना चाहिए IP एड्रेस जब भी आप इसे रीस्टार्ट करें, तो हो सकता है आपका IP एड्रेस चेंज हो जाए, क्योंकि आप एज अ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इसे, नेटवर्क। मैंने सिर्फ IP एड्रेस दिया था, nmap के ज़रिए मुझे उस IP एड्रेस के ऊपर होस्टेड एक साइट भी मिली है, ठीक है। तो इट मीन्स आप nmap के साथ यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्मेट का PHP पेज इसे मिला है, मुझे इसने ये भी दिया है। इसने एक और वेबसाइट दी है मुझे, ठीक है, तो बाकायदा उसका पेज भी मुझे दिया है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कुछ मैनुअल है। इसी तरह से और देखते हैं हम।
तो काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ nmap ने ही हमें दे दी है। और ये काफ़ी वर्नेबल मशीन है, तो आप एज इट इज इसे रन नहीं करेंगे अपने सिस्टम में, उसी वक्त अटैक हो सकता है आपकी मशीन पे। सेम यहाँ पे एक और हमें बकायदा पाथ भी मिला है और साथ कॉपी। एट द एंड हमें इसने इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि डिवाइस का मैक एड्रेस कौन सा है और ये कहाँ पे यूज़ हो रही है। ये वर्चुअल, ये VMware के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। और लिनक्स का टाइप कौन सा है, उसकी वर्जन कौन सी है, और बकायदा मुझे होस्ट का नेम भी इसने बताया है, ठीक है। और होस्ट का जो स्क्रिप्ट है, यानी जो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं बकायदा, हमें वो भी यहाँ पे डिफाइन करके दिया है इसने। क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे, और बल्कि इसे रहने ही देते हैं, तो अपना इनामोरेशन वाला, इनामोरेशन फॉर लिनक्स वाला करते हैं वंस अगेन। जैसे ही मैंने इसे रन किया तो इसने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट की इन्फॉर्मेशन, हमने सिर्फ IP एड्रेस प्रोवाइड किया था। IP एड्रेस के अगेंस्ट मुझे इसने बताया कि टारगेट का IP एड्रेस ये है, उसकी रेंज ID ये है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे यूज़र्स, यानी उस सिस्टम के ऊपर मौजूद जो अकाउंट्स हैं वो किस किस नाम से हैं। इवन मुझे उसने ये भी बताया कि वहाँ पे अगर कोई डोमेन है, जिस तरह से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर काम कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, या हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डोमेन है किसी ग्रुप की, तो उसका नाम क्या है, तो हमें उसका नाम भी इसने बताया। नेक्स्ट इसने हमें और इन्फॉर्मेशन दिया रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमारे पास मशीन का नेम है, वर्जन कौन सा है, ठीक है, उसकी उसका वर्जन। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स, यानी ये सारे के सारे यूज़र्स है। एक गेम्स का यूज़र है, एक नो बॉडी है, इस नाम से है, ये सारे के सारे यूज़र्स के नेम है। उसके बाद ये यहाँ पे ये हमारे काम की चीज़ है, शेयर लिस्ट। SMB इनामोरेशन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जिसका वास्ता पड़ता है वो होती है हमारे पास शेयर लिस्ट। शेयर लिस्ट वो सारे के सारी लिस्ट होती है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज की लिस्ट होती है जो कि उस डिवाइस के ज़रिए बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर की जा रही होती है। यहाँ पे इसने बताया कि एक प्रिंटर है, एक प्रिंटर ड्राइवर है, ये डिवाइस है जो कि बाकी सारी डिवाइसेस के साथ शेयर हो रही है। एक टेम्प की डायरेक्टरी है, वो शेयर हो रही है। एक OPT की जो है वो डिस्क है, वो बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर हो रखी है। और कुछ सर्विसेज हैं जो कि ये कुछ नेटवर्क सर्विसेज है जो कि शेयर हो रखी है। तो नीचे हमें बकायदा पाथ भी दे रखा है कि अगर आपको इन्हें एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बकायदा इसने पासवर्ड पॉलिसीज़ भी बताई हैं हमारे टारगेट सिस्टम की, कि भाई वहाँ पे उस मशीन के ऊपर पासवर्ड पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, मिनिमम पासवर्ड कितना होना चाहिए, कब कब चेंज होना चाहिए पासवर्ड, कब कब लॉग आउट होना चाहिए, कब कब यूज़र को लॉग करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट इसके यूज़र्स और उसके डोमेन्स, यूज़र्स के बारे में, और इसे हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर नहीं करेंगे, बकायदा यहीं पे रहेंगे। मैं एक और ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई
ये जो सर्विस है ये हमारे पास बकायदा क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन है, यानी जब भी आपको कोई रिसोर्स चाहिए होगा तो आपको एज अ क्लाइंट शो करना होगा खुद को, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, और किस से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। अब जो भी ये पोर्ट्स की इनैमोरेशन होती है, ये मेजर जो है ज़्यादातर आपके उस इन्वायरमेंट के अंदर हो रही होती है जहाँ पे आप किसी एक जगह पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, क्या क्वेश्चन है सर? लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर देना ग्रुप में, अगेन देखने से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ओके जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर इन रिस्पॉन्स से जो भी रिसोर्सेस वो मांग रहा होता है उसे प्रोवाइड करता है। ये आपकी जो भी इनैमोरेशन है ना, ये तब होती है जब आप टारगेट के नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं। ये बाकायदा मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में मौजूद है और यूनिवर्सिटी में आपने स्टूडेंट वाईफाई यूज़ कर रखा है, तो स्टूडेंट वाईफाई के ऊपर आप किसी का आईपी एड्रेस स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आपको वहाँ पे एसएमबी सर्विस ओपन मिलती है, या एफटीपी सर्विस ओपन मिलती है, या एसएसएच सर्विस ओपन मिलती है। तो आप जब वहाँ पे इनैमोरेशन कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे विद इन द नेटवर्क रह के कर रहे होंगे, तो एसएमबी विद इन द नेटवर्क रह के करनी पड़ती है। तो ये आप आउट ऑफ द नेटवर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर कंसर्न इसका विद इन द नेटवर्क होता है। और यहाँ पे अगर आउट ऑफ द नेटवर्क भी कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे भी कर रहे हैं जाके, तो तब भी आपको एसएमबी से कोई भी चीज़ लेनी है सर्वर से या उस डिवाइस से, तो आपको खुद को क्लाइंट शो करना होता है कि भाई मैं आपके नेटवर्क का क्लाइंट हूँ, और काइंडली मुझे ऑथेंटिकेट करके, वेरीफाई करके मुझे वो सारे रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर दो, ठीक है। मैं आपका प्रिंटर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं स्कैनर यूज़ करना चाहता हूँ, या मैं कोई भी डिवाइस यूज़ करना चाह रहा हूँ, या कोई भी वहाँ पे फाइल जो है या फोल्डर जो है या पूरी डिस्क जो है वो अगर शेयर कर रखी है, तो मुझे उसकी एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुद को एज अ क्लाइंट शो करना होगा एसएमबी के लिए। तो मैं यहाँ पे टूल यूज़ करता हूँ एसएमबी क्लाइंट। एसएमबी क्लाइंट लिखने के बाद आपको पाथ देना होता है जिस सर्विस के लिए या जिस फाइल या फोल्डर की एक्सेस आपको चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे आपको नीचे इसने बकायदा पाथ भी दे रखा है कि अटेम्प्टिंग टू मैप अ शेयर्स ऑन दिस आईपी एड्रेस, और कहाँ पे एक्सेस डिनाइड है, कहाँ पे नहीं है, ये भी हमें बता के रखा है इसने। यहाँ पे मेरे पास टेम्प का फोल्डर है, ओपीटी का फोल्डर है, और साथ साथ एक प्रिंट की सर्विस है जो कि दे रखी है। एसएमबी क्लाइंट का जो सिंटेक्स है ना, वो आप सेम एज इट इज़ यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यानी दो बार बैकस्लैश, फिर टारगेट का आईपी एड्रेस, और उसके बाद बैकस्लैश जो भी सर्विस या जो भी यहाँ पे शेयर लिस्ट यूज़ हो रही है उसकी एक्सेस गेन करने के लिए आप उसका नाम देते हैं एंड पे, जो कि नाम हमें यहाँ पे भी मिले हैं, प्रिंट टेम्प ओपीटी। तो ये दो डिस्क है, और तीसरी हमारे पास ड्राइवर की डिस्क है, ये डिवाइस भी हो सकती है। तो अब मुझे एक्सेस करना है तो मैं दो बार बैकस्लैश, फिर इसका आईपी एड्रेस, और वो जो सर्विस मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ ओपीटी है या टेम्प की एक ड्राइव है वहाँ पे शेयर है,
या प्रिंट है तो केस सेंसिटिव है, ये चीज़ याद रखनी है। सेम एज इट इज़ आपको रखना पड़ेगा। टेम्प की ड्राइव वहाँ पे जो है वो बाकायदा उन्होंने इस सर्वर ने बाकायदा बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर कर रखी है। तो मैं एज अ एसएमबी क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मुझे एसएमबी की सर्विस चाहिए, यानी एसएमबी की सर्विस के थ्रू ये टेम्प की ड्राइव चाहिए जिसे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मैं क्लाइंट हूँ आपका। तो इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये आपको वर्क ग्रुप का आपसे पासवर्ड मांगेगा। ये उस वर्क ग्रुप का पासवर्ड मांग रहा है जिस वर्क ग्रुप के साथ ये शेयर कर रखी है इन्होंने। और वर्क ग्रुप का नाम क्या था? वर्क ग्रुप ही था। ये वही डोमेन है जिसके साथ ये सारे रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं। तो मुझे पासवर्ड नहीं पता, इसका पासवर्ड नहीं पता। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं या तो ब्रूट फोर्स कर लूँ और दूसरा तरीका कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसके यूज़ करके देखूँ, और तीसरा कि मैं सिंपल इंटर करके देखूँ कि ये मुझे एक्सेस देता है या नहीं देता। तो फर्स्ट मैं सिंपल इंटर करता हूँ तो लॉगिन नहीं हुआ, बाकायदा ये फेल हुआ, लेकिन मुझे इसने बताया कि एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एनोनिमस, ठीक है? स्मॉल ए के साथ आपने सिर्फ यहाँ पे एनोनिमस टाइप करना है, ठीक है? और बहुत बड़ी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है और मेजर हमें इजीली मिल भी जाती है कि एफटीपी पोर्ट हो या एसएमबी पोर्ट हो, और इसी तरह से बाकी भी काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एनोनिमस होता है, ठीक है? और ये पासवर्ड अगर तो एडमिन चेंज नहीं करता तो हम बाकायदा इस पासवर्ड को, ये यूज़र नेम को यूज़ करके उस सर्विस की एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे इससे इसकी एक्सेस गेन करके देखते हैं, अगर होती है तो ठीक, अदरवाइज हम और तरीका यूज़ करेंगे, एनोनिमस। वंस अगेन, स्पेलिंग क्या है एनोनिमस के? डिवाइस फिर से तो नहीं सो गई? अच्छा जी, एनोनिमस के लिए ऊपर नहीं हो रहा, हम एफटीपी के लिए करके देखें, बल्कि इसे हो जाना चाहिए। एफटीपी बाद में करेंगे। बैकस्लैश पिंग करके देख लेता हूँ ये जिंदा भी है या नहीं है। ओके, एज एसएमबी क्लाइंट बैकस्लैश temp work group passwords for this.
अच्छा जी, पासवर्ड लगा के देखिए हाइड्रा के साथ। हमारे पास हाइड्रा का एक टूल है जिससे हम ब्रूट फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो इसके ऊपर कनेक्शन एरर आ रहा है तो हो सकता है इस वजह से भी ये लॉगिन नहीं कर रहा। अदरवाइज हमें अगर ब्रूट फोर्स करनी पड़ जाए कुछ ऐसी सर्विसेज तो हम बाकायदा ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। हमारे पास हाइड्रा का एक टूल है जिसे हम ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर तो आप डैश स्मॉल एल के साथ चल रहे हैं तो तब आपको पता होता है कि यूज़र नेम कौन सा है। जब आपको यूज़र नेम नहीं पता तो आप कैपिटल एल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको एक पूरी लिस्ट देनी पड़ती है, वर्ड लिस्ट, कि मुझे मेरे पॉसिबल यूज़र नेम्स की एक लिस्ट मौजूद होगी तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूँगा। और आपकी वर्ड लिस्ट कहाँ पे मौजूद होती हैं, आप फोल्डर ओपन करेंगे, करने के बाद आप जाते हैं फाइल सिस्टम के अंदर, सेम वही फाइल सिस्टम के अंदर यूज़र, फिर यूज़र से आप शेयर के अंदर जाते हैं। शेयर के अंदर जाने के बाद सबसे लास्ट पे आपको वर्ड लिस्ट की डायरेक्टरी मिलती है। यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक rocku.txt की फाइल पड़ी है, मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं बाकायदा यहाँ पे बाकी मेरे पास जो है वो लिस्ट भी हैं, मैं इन्हें भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक जर्नल वैसे ही लिस्ट उठा लेता हूँ कोई सी भी, बाकायदा आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अगर आपको पासवर्ड मौजूद पता है तो आप स्मॉल पी यूज़ करते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप कैपिटल पी यूज़ करते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे सेम इसके लिए भी आपके पास एक वर्ड लिस्ट होगी, तो आपने टारगेटेड जो वर्ड लिस्ट बनाई होगी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। करने के बाद आपको अपने जो टारगेट है या तो उसका यूआरएल देना पड़ता है या तो आपको उसका आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो सेम आप अगर आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और अगर आप FTP के लिए कर रहे हैं तो FTP लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप SSH के लिए कर रहे हैं तो आप SSH लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप SMB के लिए लिख रहे हैं तो आप SMB यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं इसके यूज़र नेम्स के ऊपर। मैं अभी एक बार देख लूँ इसका कि अगर FTP इसका इनेबल है और साथ हमारे पास एक rocku.txt की वर्ड लिस्ट है, इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, open as a root। rocku.txt हो गया। ये सेकलिस्ट आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है और टारगेटेड वर्ड लिस्ट जिसे आप यूज़ करते हैं अपने मेजर ब्रूट फोर्सिंग के लिए। ये वर्ड लिस्ट कैसे मेंटेन होती हैं, बेसिकली जितने भी पास्ट में साइबर अटैक्स हुए होते हैं उन अटैक्स के दौरान जितने भी हैकर्स जो भी पासवर्ड्स या क्रेडेंशियल्स लीक करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के यूज़र्स के यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स जो कि ओरिजिनल ह्यूमंस के होते हैं, बाकायदा वो जब ब्रीच होते हैं तो उनकी लिस्ट बन जाती है यूज़र नेम्स की भी पासवर्ड्स की भी कि नेक्स्ट
जब भी किसी यूज़र का आपको अकाउंट जो है वो एक्सेस करना है तो आप इन्हें यूज़ करके देखते हैं और मोस्ट केसेस के अंदर आपको इजीली जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो तब हम क्रंच और केवल जैसे जो टूल्स हैं वर्ड लिस्ट कस्टमाइज करने के लिए या कप जैसे टूल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इन जैसी वर्ड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ट्राई हैकमी के ऊपर आपको ले चलूँ, हमारे पास यहाँ पे सेम वही SMB की सर्विस है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन। SMB स्टैंड्स फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। और यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल की टाइप कौन सी है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल है। इसी तरह से प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कौन सा मॉडल करता है, TCP और IP मॉडल यूज़ करता है। तो आप ये लिख देंगे साथ। ये सांबा की सर्विस जो है, यानी ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुई थी और किन सिस्टम्स पे ये यूज़ हुई थी, तो इसे आप सांबा सर्विस भी कहते हैं। ये यूनिक्स सिस्टम्स के ऊपर, यानी जो पहले सिस्टम्स होते थे उनके ऊपर ये यूज़ हुई थी। नेक्स्ट इन्होंने हमें एक मशीन दे रखी है और हमने बकायदा ये फर्स्ट इनामोरेशन फॉर लिनक्स वाला यूज़ करना है। जिसकी कुछ टैग्स हैं, यानी -A के साथ करते हैं तो हर एक चीज़ हमें इनामोरेट करके देखता है। अगर आप सिर्फ -U के साथ दे रहे हैं तो यूज़र नेम्स, या -G के साथ ग्रुप नेम्स, -P के साथ पासवर्ड पॉलिसीज, शेयर लिस्ट के -S। तो ये भी हम कर लेते हैं। मज़ीद हमारी जो लिनक्स वाली मशीन है इन्हें एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। कनेक्शन एरर आ रहा था मेरा। MSF admin fconfig SMB client temp
WSL भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन नहीं है और आप लिनक्स यूज़ करना चाह रहे हैं थ्रू CMD, तो तभी आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। आप सिंपल CMD के ऊपर जाते हैं और अपने लिनक्स का एनवायरनमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे SMB क्लाइंट मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये अभी। तो बैकस्लैश, उसके बाद हमारे पास IP एड्रेस है, और IP एड्रेस ट्राई हैकमी की मशीन का ही है, लेकिन उससे पहले एनामोरेशन फॉर लिनक्स भी हमने यूज़ करना है। तो लेट्स सी वो भी है यहाँ पे या नहीं है। एनामोरेशन फॉर लिनक्स भी नहीं है। apt इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे, sudo apt install enamoration for linux, ये भी हो जाता है। तब तक हम इनकी खुद की मशीन यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल nmap के साथ सिंपल स्कैन, हमें कितने पोर्ट्स ओपन मिले? 3 पोर्ट्स ओपन मिले। उसके बाद इसने बताया है कि भाई कौन कौन से SMB पोर्ट्स मौजूद हैं। तो मैंने बताया था 139 और 445 हमारे पास SMB पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे 139 एंड 445 SMB पोर्ट्स है। उसके बाद इसने कहा है कि इनामोरेशन फॉर लिनक्स यूज़ करके फुल आपने इनामोरेशन करनी है और वर्क ग्रुप का नाम बताना है। तो इनामोरेशन फॉर लिनक्स यूज़ करेंगे, इनामोरेशन फॉर लिनक्स, और उसके बाद IP एड्रेस, इंटर कर देंगे। तो इसने इंफॉर्मेशन निकाली है कि यूज़र नेम्स कौन कौन से हैं। जो वर्क ग्रुप है हमें उसका नाम जानना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, यानी मशीन का नाम पोलो SMB है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूबंटू, और उसका वर्जन कौन सा है, 6.1। उसके ऊपर यूज़र्स कौन से हैं और शेयर लिस्ट कौन सी है। यहाँ पे प्रोफाइल्स की एक डिस्क है, यानी जहाँ पे यूज़र्स की प्रोफाइल्स है वो हमें यहाँ पे एज अ शेयर लिस्ट के अंदर मिली है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट नीचे इन्होंने बाकायदा हमें उनके लिंक्स भी दिए, और अगर मैं नीचे जाऊँ तो वर्क ग्रुप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी डोमेन नेम कौन सा है, सेम डोमेन नेम ही वर्क ग्रुप ही है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं जी वर्क ग्रुप का नाम सिंपल वर्क ग्रुप के नाम से ही है। नेक्स्ट मशीन का नाम क्या था, पोलो SMB था, और ये हमने बाकायदा यहाँ पे देखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन के अंदर जब जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मशीन का नेम आता है। तो हमारे पास पोलो SMB है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, 6.0 है, 6.1 है। यहाँ पे हम 6.1 दे देंगे। इसी तरह से इसने बताया कि कौन सी ऐसी डायरेक्टरी या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जहाँ पे आपको शेयर लिस्ट में मौजूद कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे प्रोफाइल्स लग रही है, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन, यानी इसी
SMB पोर्ट को यूज़ करके आपको एक्सप्लॉइट करना है। 2017 के अंदर ही एक जो है वर्नेबिलिटी आई थी कि आपके पास SMB सर्वर्स जो है वो मिसकॉन्फ़िगर सिस्टम्स के ऊपर छूट जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स के ज़रिए, जिनके ज़रिए जो हैकर्स हैं वो इजीली एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो इसने भी यही किया है कि हमें एक ऐसी मशीन दी है जिसके ज़रिए हमें एज ए SMB क्लाइंट बन के वहाँ से रिसोर्सेज शेयर करने हैं, एक्सेस करने हैं। मैं यहाँ पे चलूँगा, एक नया ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। यहाँ पे हमें एज ए SMB क्लाइंट शो करना है खुद को। तो SMB स्मॉल के अंदर SMB क्लाइंट करने के बाद हमें बैकस्लैश देना है, IP एड्रेस देना है अपने टारगेट का। तो मेरे टारगेट का IP एड्रेस ये है। और नेक्स्ट जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस सर्विस को, उसका नाम क्या था? प्रोफाइल्स था। यहाँ पे अगर देखें ये वाला नाम था इसका। जो डिस्क है, ये जो भी सर्विस आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। प्रोफाइल्स इंटर कर दूंगा। अच्छा जी, SMB क्लाइंट को यूज़ करने का सिंटेक्स क्या है? अगर तो आपको यहाँ पे इसने सिनेरियो दे रखा है कि अगर एक शेयर लिस्ट है जिसका नाम सीक्रेट हो और जिसका यूज़र नेम जो है वो सूट हो और जिसका IP एड्रेस ये दे रखा हो डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर, तो सिंपल है, आप SMB लिखेंगे, SMB क्लाइंट लिखेंगे। लिखने के बाद आपको जो है वो IP एड्रेस देना है, यानी शेयर लिस्ट जिस टारगेट की आप एक्सेस कर रहे हैं उसका IP एड्रेस देंगे सिंटेक्स के लिहाज से। फिर आपको यहाँ पे बाकायदा जिस शेयर लिस्ट को एक्सेस करना है उसका नाम देना होता है, हम ये देंगे। उसके बाद आपके पास यूज़र नेम है तो -u के साथ आप यूज़र नेम लिखते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई पासवर्ड भी सेट है उस सर्विस पे तो -p के साथ आप पासवर्ड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हमारे पास पोर्ट आएगा, तो पोर्ट 445 भी होता है और 139 भी होता है। इट्स ओके, इट्स डन। अब कह रहा है जब आप इसे एक्सेस करते हैं ना तो एज अ एनोनिमस बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके पास यूज़ होता है। तो मैं वहाँ पे स्मॉल a यूज़ कर रहा था। लेट्स सी अगर मेरे पास अगेन वहाँ पे कैपिटल A के साथ होता है। अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर भी करके देख लेते हैं एक बार। कैपिटल A anonymous नहीं, नहीं। तो इनकी मशीन पे चेक करते हैं एज एनोनिमस काम करता है कि नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया तो एक साइड पे हमें एक विंडो मिल रही है SMB टर्मिनल की टाइप का। आप LS करते हैं तो आपको यहाँ पे बाकायदा शो करता है कि आप के पास काफ़ी सारी डायरेक्टरीज ओपन हो गई हैं और हम बाकायदा इस वर्क ग्रुप की उस प्रोफाइल वाली
डिस्क के अंदर मौजूद है। अब मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल मिल रही है वर्क फ्रॉम होम information.txt की। मैं इसका नाम कॉपी कर लूँगा, मुझे इसे रीड करना है तो SMB के अंदर हमारे पास कमांड होती है मोर की। मैं सिंपल फाइल का नेम दूंगा, इंटर कर दूंगा और देखूंगा कि इस फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए या उस यूज़र के लिए जिसके साथ ये प्रोफाइल का फोल्डर शेयर कर रखा है। तो जिसके साथ शेयर कर रखा है उसका नाम जॉन कैक्टस है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि करंट पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने डिसाइड किया है कि वो घर से बैठ के काम करेंगे और घर से बैठ के काम करने के लिए SSH सर्विस को इनेबल कर दिया गया है मेन सर्वर के ऊपर। अब आया कहाँ से? जेम्स की तरफ से। तो मैं इसे कंट्रोल X करके कंट्रोल Z करके इससे बाहर आ जाऊँगा। आने के बाद मुझे यहाँ पे बताना है कि एनोनिमस एक्सेस मौजूद थी, जी मौजूद थी। मैंने सिर्फ एनोनिमस लिखा और मुझे एक्सेस मिल गई। उसके बाद इसने कहा है कि आपने वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देखा, वो डॉक्यूमेंट किस बंदे का था? तो जेम्स कैक्टस नाम से, जेम्स कैक्टस। स्पेलिंग क्या थे जेम्स कैक्टस के? जॉन कैक्टस। उसके बाद कौन कौन सी सर्विस इनेबल कर दी गई थी? SSH की सर्विस इनेबल कर दी गई थी। हमें कौन सी डायरेक्टरी और देखनी चाहिए जो कि हमारे काम की हो सकती है? तो अगर मैं यहाँ पे आके क्विट करता हूँ इसे, क्यू के साथ आप क्विट करेंगे इसे, तो अगर मैं देखूँ तो हमारे काम की यहाँ पे एक डायरेक्टरी है SSH, जिसके अंदर हो सकता है कि हमें जो मेन सर्वर है उसकी एक्सेस की कीज़ मिल जाए। तो .ssh के ज़रिए हम cd.ssh के ज़रिए हम उस सर्वर पे मौजूद वो जो डिस्क है प्रोफाइल्स की, उन प्रोफाइल्स की डिस्क के अंदर मौजूद एक .ssh की डायरेक्टरी उसे ओपन करना चाहते हैं। तो cd.ssh करूँगा, इंटर करूँगा और ls के साथ मैं लिस्ट आउट कर दूँगा। मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि उस SSH फोल्डर के अंदर कुछ कीज़ मौजूद हैं। ये एक प्राइवेट की होती है। जब भी आपको किसी सिस्टम में IDRSA की की मिलेगी तो आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। तो mget की कमांड से मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो ये बाकायदा SSH की तरह काम करती है, एज अ पासवर्ड यूज़ होती है। जब भी किसी मशीन की आपको SSH की मिल जाए या उसका यूज़र नेम या पासवर्ड मिल जाए, आप उस पूरी मशीन का टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता है कि टर्मिनल एक्सेस मतलब पूरी मशीन की एक्सेस। तो मैं mget के साथ मैं इसे यस करके डाउनलोड कर लूँगा। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड होगी। लेट्स सी कहाँ पे हुई है। आप होम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे,
तो ये आपके पास IDRSC की की मौजूद है। अगर तो पासवर्ड होता सिंपल, तो SSH के ऊपर अटैक करने के लिए आप सिंपल, या उसे एक्सेस करने के लिए आप सिंपल कुछ इस तरह से लिखते हैं कि SSH स्पेस यूज़र नेम, मिसाल के तौर पे यूज़र नेम वहाँ पे था जॉन कैक्टस, तो सेकंड नेम यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कैक्टस, @ देते हैं, और आपको अपने टारगेट का IP एड्रेस या उसका लिंक देना होता है। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है उसका IP एड्रेस उठाएंगे, देने के बाद इंटर कर दूंगा मैं। तो जब भी आप किसी डिवाइस के SSH सिक्योर शेल को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये सिंटैक्स होता है, जहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपके कुछ फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे छूटेंगे, तो आप अलाउ करते हैं नहीं करते। मैं अभी अलाउ करता हूँ, तो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक IDRSA की के नाम से एक फाइल मौजूद है जिसे हमने एज अ पासवर्ड यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी परमिशंस देखेंगे, इस फाइल के पास कौन कौन सी परमिशंस हैं, क्या ये रीड और राइट हो सकती है या नहीं। तो हमने लिनक्स फंडामेंटल्स के अंदर देखा था कि आप ls-la करते हैं तो आपको हिडन डायरेक्टरीज भी दिखाता है और साथ साथ आपको दिखाता है कि उसकी परमिशंस क्या हैं। तो अगर मैं a मिटा भी दूँ तब भी ये मुझे दिखाएगा कि फाइल्स की परमिशंस क्या क्या है। तो रीड और राइट की परमिशन है इस फाइल के पास, तो दैट्स गुड, मुझे और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे एज अ की यूज़ करना है। तो एक तो तरीका है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, और एक तरीका आप जहाँ पे मौजूद ये फाइल है आप वहीं पे टर्मिनल ओपन करके SSH की एक्सेस करने की कोशिश करें। मैं पहले ls कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे SSH लिखूँगा, लिखने के बाद मैं यूज़र का नेम दूंगा, उसके बाद मैं IP एड्रेस दूंगा, IP एड्रेस देने के बाद मुझे इंसर्ट करनी है की को, तो -i फॉर इंसर्ट, और नाम लिख लूँगा फाइल का IDRSA, हिट इंटर। तो स्टिल ये कह रहा है बैड परमिशंस हैं, की प्राइवेट है, आपको इसके लिए इसे कंप्लीट परमिशंस देनी है। वंस अगेन मैं तो कंप्लीट परमिशंस दे दूंगा फाइल को, chmod 600 के साथ, और IDRSA करके देखते हैं। प्रीवियस कमांड अगेन रन करूंगा, तो बाकायदा हम इसी IDRSA को यूज़ करके उनके सिस्टम के अंदर इंटर हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Nmap के साथ स्कैन किया, हमें वहाँ पे पोर्ट्स मिले, उन पोर्ट्स के अंदर हमारे पास एक पोर्ट था जो कि SMB सर्विस के लिए यूज़ हो रहा था। हमने लिनक्स फॉर इनामोरेशन फॉर लिनक्स का टूल यूज़ करके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर की, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें वहाँ पे शेयर लिस्ट मिली, हमने उस शेयर लिस्ट को एक्सेस किया एज ए SMB क्लाइंट। एज ए SMB क्लाइंट जो है उसे ओपन करने के बाद हमें वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, यूज़र का नेम मिला, और साथ हमें वहाँ पे बाकायदा SSH कीज़ मिली। हमने उन SSH कीज़ के साथ हमने पहले उन SSH कीज़ को डाउनलोड किया, फिर उनकी परमिशंस चेंज करने के बाद हमने एज अ SSH लॉगिन करने की कोशिश की। तो विद दैट प्राइवेट की मैं उनके SSH के अंदर इंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे यूबंटू का जो है वो सिस्टम शो कर रहा है, लिनक्स का वर्जन कौन सा है, कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या डेट एंड टाइम है, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, उसका IP एड्रेस क्या है, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैक्टस पोलो SMB लिखा आ रहा है, तो इट मीन्स कि मैं कायदा उनके सिस्टम में मौजूद हूँ। अब ये टर्मिनल मेरा नहीं रहा, बाकायदा मैं उस रिमोट सिस्टम का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। मैं ls करूँगा,
मुझे smb.txt के नाम से एक फ्लैग फाइल मिलेगी। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक फ्लैग मिल गया जो कि मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको एसएमबी पोर्ट्स मिलते हैं तो पहला काम आपको इनैमोरेशन फॉर लिरिक्स यूज करना है। दूसरा काम आपको उसे एक्सेस करना है बाय एसएमबी क्लाइंट, और एसएमबी क्लाइंट का आपके पास सिंपल है कि आप आईपी एड्रेस देते हैं, सिंटेक्स जो भी आईपी एड्रेस होगा, उसके बाद वहाँ पे इनैमोरेशन फॉर लिनक्स में मिलने वाली जो शेयर लिस्ट है हमें उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल अभी ट्राई हैकमी के अंदर हमने प्रोफाइल्स के नाम से एक लिस्ट देखी, शेयर लिस्ट, जिसे हमने एक्सेस किया, तो हम बाकायदा वो करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें किसी किस्म की वहाँ पे कोई SSH कीज़ मिलती हैं या कोई FTP कीज़ मिलती हैं, तो हम SSH के लिए पहले यूज़र नेम लिखते हैं, फिर @target का IP एड्रेस लिखते हैं, लिखने के बाद हम बाकायदा, अगर तो आपके पास यूज़र नेम मौजूद है और पासवर्ड भी आपके पास मौजूद है तो आप इंटर करके सिर्फ पासवर्ड दे देते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड मौजूद नहीं है और आपके पास कोई प्राइवेट कीज़ की फ़ाइल मौजूद है तो आप बाकायदा इंसर्ट IDRSA की के साथ आप इसे लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे FTP पोर्ट मिल जाता है और FTP पोर्ट के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है या आपके पास नहीं मौजूद और आप सिंपल उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप FTP लिखते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और स्पेस देने के बाद आप ट्राई करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद एनोनिमस एक्सेस मिलती है या नहीं मिलती। विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड आप इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप ये ट्राई करते हैं। अगर दोनों तरीक़ों के साथ आपसे ये नहीं हो पाता, यानी आपके पास ना यूज़र नेम है ना पासवर्ड है, या सिर्फ आपके पास यूज़र नेम है पासवर्ड नहीं है, तो आप ब्रूट फोर्सिंग करते हैं। लाइक हाइड्रा के साथ, हाइड्रा के अंदर आप -l अगर तो आपको यूज़र नेम पता है, या आप -L जहाँ पे आपको यूज़र नेम नहीं पता, आप ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट देते हैं। मुझे शायद यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ भी मौजूद हो। लेट्स गो फॉर FTP। मेरे पास मशीन पहले ही इनेबल है, हमने मशीन को स्कैन भी कर लिया था। तो मशीन के ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन है? नहीं, ये मशीन ऑफ वॉर थी। लेट्स टर्मिनेट दिस। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, ये भी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल मॉडल है, और इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर के ऊपर आपकी कमांड्स जा रही होती है, लाइक आप फाइल को अपलोड कर रहे हैं या आप डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल को एडिट कर रहे हैं, या जिस किस्म की भी आप कमांड्स दे रहे हैं, तो आपके पास एक तरफ कमांड्स चलती हैं एक चैनल पे, और दूसरे चैनल पे आपकी फ़ाइल या डाटा जा रहा होता है। तो इसके 2 मोड्स हैं। एक मोड के ज़रिए आप फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं, और एक के ज़रिए आप फ़ाइल को जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। तो व्हाट कम्युनिकेशन मॉडल डज़ द TCP FTP यूज़? तो क्लाइंट और सर्वर मॉडल है ये भी। FTP पोर्ट 21 पोर्ट के ऊपर ओपन होता है। कितने मोड्स हैं इसके? 2 मोड्स हैं।
एक्टिव और पैसिव, हमें इसे इनामोरेट करना है क्योंकि हम इनामोरेशन सीख रहे हैं। उस लिहाज से इसने मुझे आईपी एड्रेस दे दिया है, तो लेट्स गो फॉर दैट। पहले nmap के साथ हमें इसे स्कैन करना है। स्कैन किया तो इसने कहा कि सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है वहाँ पे, तो देखा एक पोर्ट ओपन है। अब इसने बताया कि कौन से पोर्ट के ऊपर FTP सर्विस रन कर रही है, तो 21 पोर्ट के ऊपर सर्विस रन कर रही है। इसके बाद इसने कहा है कि वेरिएंट बताओ, यानी FTP का वर्जन कौन सा है। तो अभी सिंपल स्कैन किया तो मुझे वर्जन नहीं पता चला, तो सर्विस स्कैन के लिए, सर्विस वर्जन के लिए मैं -S कैपिटल V के साथ स्कैन परफॉर्म करूँगा, तो मुझे बकायदा सर्विस वर्जन भी फाइंड करके देगा। यहाँ पे इसने मुझे सर्विस वर्जन दे रखा है, वर्जन टाइप, इसे कॉपी कर लूँगा। करने के बाद मुझे इसे इसका नाम देना है। अब ये बता रहा है कि भाई वहाँ पे ट्राई करो एनोनिमस है या नहीं है, तो लेट्स गो फॉर दैट। नेम ऑफ द एनोनिमस FTP डायरेक्टरी, मैं FTP लिखने के बाद, जब भी आपको FTP मिल जाता है ओपन, तो आपने FTP लिखना है। लिखने के बाद आपको IP एड्रेस देना है अपने टारगेट का, .148 था। इंटर करेंगे और फिर से इंटर कर देंगे। अगर तो कोई यूज़र नेम और पासवर्ड सेट है तो तब हम ब्रूट फोर्स करेंगे, अगर नहीं सेट तो आपके पास यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो इसने कहा है जी नहीं, ये इस तरह से ओपन नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स ट्राई करके देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड और इसका यूज़र नेम इसने कहा है जी कि पासवर्ड कोई नहीं है, सिंपल यूज़र नेम ही इन्होंने सेट कर रखा है। तो इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम मौजूद है FTP के अंदर, ls करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक public notice.txt की फ़ाइल मिली है। अब ये public notice.txt की फ़ाइल FTP सर्वर के थ्रू हम अगली मशीन की एक्सेस कर रहे हैं। तो जब भी आपको इसे FTP के ज़रिए डाउनलोड करना है तो आप गेट की कमांड यूज़ करके इससे डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल कॉपी करो नेम, पेस्ट करो फाइल का नाम और उससे पहले गेट की कमांड लगा दो, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आएगी। इसे ओपन किया तो मुझे इसने बताया कि जो फाइल आपको वहाँ पे मिली है उसके अंदर जो पब्लिक नोटिस है, जो कि बाकी सभी के साथ शेयर कर रखा है, तो वो क्या है। यहाँ पे दे रखा है जी कि I hope everyone is aware that the FTP server will be available over the weekend। एक हफ्ते के बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उस दौरान जो सिस्टम की सारी बैकअप्स हैं वो IT एडमिनिस्ट्रेटर ने, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर ली हैं। तो अपने अकाउंट के ऊपर इसने सारी की सारी शिफ्ट कर ली है। तो मुझे इसका नाम मिला है माइक। तो मैं कोशिश करूँगा कि माइक का जो सिस्टम है उसका FTP पोर्ट चेक करूँ और यानी उसका अकाउंट चेक करूँ। अब एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं, तो एक सर्वर के ऊपर अभी जिस सर्वर की हम एक्सेस गेन किया हमने और वहाँ पे हमें जो पब्लिक नोटिस मिला है ये पब्लिकली अवेलेबल था। तो मैंने
पब्लिकली अवेलेबल मौजूद FTP सर्वर के ऊपर मैंने वो फाइल एक्सेस की, लेकिन जब उसे मैंने ओपन किया तो माइक ने कहा कि एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैं आप सबको इन्फॉर्म करता हूँ कि जितना भी बैकअप है वो सारा का सारा मैं अपने अकाउंट के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, FTP करके देखता हूँ मैं माइक के अकाउंट के ऊपर। मेरे पास यूज़र नेम तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास पासवर्ड मौजूद नहीं है। तो इंटर करता हूँ विदाउट पासवर्ड, तो ये लॉगिन फेल कर देता है। तो मुझे इसके लिए इसका लॉगिन ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप लिखेंगे हाइड्रा डैश, अगर तो यूज़र नेम पता है तो स्मॉल एल। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता, वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैपिटल L यूज़ करेंगे। तो माइक था नाम इसका, पासवर्ड नहीं पता तो मैं पासवर्ड लिस्ट यूज़ कर लूँगा rocku.txt। ये हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा पासवर्ड हो जो कि पास्ट के अंदर ब्रीच हुआ यहाँ पे यूज़ हो रहा हो। तो यूज़र, नेक्स्ट आप शेयर में जाते हैं। जाने के बाद आप वर्ड लिस्ट के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको rocku.txt की फाइल मिलती है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन योर टर्मिनल। पासवर्ड लिस्ट के बाद आपको यहाँ पे टारगेट का IP देना है। तो मेरा जो टारगेट है उसका ये IP एड्रेस है। यहाँ पे मुझे सिर्फ IP एड्रेस दे देना है, और उसके बाद मुझे बताना भी है कि मैं किस सर्विस के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। मुझे FTP के लिए अटैक कर रहा हूँ, तो इंटर करूँगा। करने के बाद ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसने पासवर्ड फाउंड कर लिया है। एक टारगेट कंप्लीट वंस अगेन। डैश कैपिटल P जब आपके पास पासवर्ड लिस्ट हो, और साथ वर्बोसिटी का फ्लैग भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे पासवर्ड भी मिल गया। तो सिंपल पासवर्ड ही था। तो अब माइक का अकाउंट एक्सेस करना हमारे लिए जो है वो इजी हो गया। उसका यूज़र नेम भी पता है हमें, उसका पासवर्ड भी पता है। FTP सिंपल इंटर कर दूंगा। यूज़र नेम माइक ही था, पासवर्ड उसका पासवर्ड ही है। तो LS करते हैं। तो यहाँ पे हम बकायदा FTP.txt उसी के अकाउंट के अंदर इंटर हो चुके हैं। मैं गेट की फाइल के साथ, गेट की कमांड के साथ इस फ्लैग वाली फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। हिट इंटर और ओके। क्लोज ऑल द टर्मिनल। रूट डायरेक्टरी FTP.txt। अब मुझे जो फ्लैग मिला है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये रूम आप सबने कर लेना है कंप्लीट, और नेक्स्ट हम देखेंगे जो बाकी सर्विसेज के रूम्स हैं वो ट्राई करेंगे, और साथ साथ हम बाकी पोर्ट्स जो हैं वो चेक करेंगे, उनकी इनैमोरेशन कैसे करनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है।